अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग वेल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फराज सईद, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ फैसलाबाद। और थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। कैसे हैं आप सर? Assalamu alaikum and good evening, everyone. Thank you very much, Anas, for your kind words, and I'm thankful to you and all the organizers of When, Where, and How in Faisalabad that they have given me this opportunity ताकि हम इस एक बर्निंग इशू के ऊपर बात कर सकें और आपस में एक दूसरे के ख्यालात जान सकें और अगर किसी की नॉलेज में इजाफा हो सकता है तो वो हम कर सकें. I'm again extremely thankful to this forum of When, Where, and How in Faisalabad. I hope so. You are fine as well. अल्हम्दुलिल्लाह सर, सो फार सो गुड। और आजकल तो अगर कोई ये बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आई गेस ये बहुत ही अच्छी बात होती है। एक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. या ये भी कहा जाता है कि जी आप कैसे हैं जी, आज की डेट में तो ठीक हूँ, कल का पता नहीं. एग्जैक्टली तो एक और भी प्रॉब्लम है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जितनी मर्जी सीरियस हो, हम वो मीम्स भी उसके बहुत ज्यादा बना लेते हैं और जोक्स भी बहुत ज्यादा बना लेते हैं। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली ऑब्वियसली सही कह रहे हैं. ऑब्वियसली ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इसका रेट थोड़ा सा डाउन होता है, पता चलता है कि केसेस कम आ रहे हैं, तो साथ ही लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड। जी जी ऐसे ही है. वो फौरन अब अपने गार्ड्स डाउन कर देते हैं, हालांकि जब ये केसेस फॉल कर रहे होते हैं उस वक्त हमें और ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है ताकि वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा चलना शुरू हुआ है वो फिर वापस अपवर्ड ना आना शुरू हो जाए. जैसे आपके एग्जैक्टली। सामने एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स की कि उनकी जो कर्व थी वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पे गई, प्लेट्यू हुई पहले, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड पे गई, लेकिन वो अगेन वो केयर फ्री हुए और अगेन वो अब शार्पली राइज कर रही है. सो आजकल हमारा भी डाउनवर्ड ट्रेंड है पिछले कोई 1 वीक से. वी आर सीइंग लेस अल्हम्दुलिल्लाह। केसेस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इस ट्रेंड को जारी हम तभी रख सकते हैं कि अगर हम अपनी एहतियात और 6-8 हफ्ते जारी रखें तो. क्योंकि पिछली हाँ दफा भी जैसे इंशाल्लाह। ईद की फेस्टिविटीज हुई और उसके बाद ये एकदम से बहुत ज्यादा इरप्ट किया, वॉल्केनिक eruption की तरह गया और बहुत ज्यादा फैला. अब जैसे आगे दोबारा ईद आ रही है तो हमें जैसे पिछले ईद से लेसन सीखना चाहिए और अपनी एहतियात जो है उसको पूरा रखना चाहिए ताकि हमें एक दफा फिर सेकंड वेव पे हमें अल्लाह ताला बचा के रखे सेकंड वेव से. आमीन आमीन सर। कुछ बेसिक्स की अगर बात करें तो लाइक व्हाट इज कोरोना, ये प्रॉब्लम कैसे होती है, एक आम आदमी को कैसे पता चल सकता है कि लाइक वो एक सीरियस कंडीशन में जा चुका है या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है या बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुई है? देखें, कोरोना या कोविड-19 अगर हम बात करें, ये एक फ्लू वायरस है. और कोविड-19 इसको इसलिए कहा जाता है कि कोविड में सीओ स्टैंड्स फॉर कोरोना, जिस फैमिली से इस वायरस का ताल्लुक है. वीआई स्टैंड्स फॉर, वीआई का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज, तो वहां से इसका ये नाम निकला कोविड. सीओ कोरोना वायरस डिजीज 19 साल ईयर 2019 में ये आई. ये फ्लू वायरस है जिसे टेक्निकली अगर हम कहें तो सार्स कोविड 2 कहते हैं. सार्स कोविड 1 एक दफा पहले भी एपिडेमिक आ चुका था. ये फ्लू वायरस की जो तमाम तर अलामात हैं इसकी वही होती हैं. चंद इसकी अपनी खास अलामात भी हैं. जैसे आम अलामात में बुखार होना, गला खराब होना, जुकाम होना, सर दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, ये किसी भी फ्लू वायरस की होती हैं. वो सारी की सारी इसमें भी मौजूद हैं. एडिशनली जो इसमें चंद इसके अपने खास अलामात हैं वो जो एनोस्मिया और यानी जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाना बगैर नाक बंद होए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. बाकी फ्लूज में भी हमारी सूंघने की सलाहियत, अगर आप सबको पता है कि थोड़ा सा जैसे हमारा नोज स्टफी हो जाता है या उसमें जैसे रेशा जम जाता है तो हमारी सूंघने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है. सो कोविड में डिफरेंस ये है कि आपका नाक मुकम्मल खुला होगा, उसमें कोई रेशा वगैरह नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आप एनोस्मिया यानी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगा, सेंस ऑफ टेस्ट हमारा आ जाता है. और अमूमी तौर पे जो इसका बुखार है वो बाकी फ्लू वायरसेस की तरह 1 या 2 दिन में सेटल नहीं होता. अमूमी तौर पे ये 5वें 6वें 7वें दिन तक भी चला जाता है. सो ये इसकी जनरल अलामात हैं. इसको डिफ्रेंशिएट करना किसी आम आदमी के लिए कि मुझे सिंपल फ्लू है या कोविड फ्लू है शायद मुमकिन नहीं है. हाँ,
ये जरूर है कि जब पेंडेमिक गया हो तो उसका जनरल असूल यही है कि जब भी आपको फ्लू की अलामात बुखार के साथ आए तो आपको चाहिए कि जब तक आपको आपका डॉक्टर लेबल ना कर दे कि आपको कोविड नहीं है, आपको तमाम तर एहतियात वही करनी है जो कोविड के पेशेंट्स को करनी है। आपको आइसोलेट रहना है, आपको मास्क पहनना है, आपको लोगों से अलग रहना है। जब आपको वो बता दिया जाए कि हाँ आपको कोविड नहीं है, आपको ये सिंपल फ्लू है, तो फिर आप उन एहतियातों को कम कर सकते हैं। अटैक का आपने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ये आपको शिद्दत वाला अटैक है या दरमियाना अटैक है या माइल्ड अटैक है। इसकी चंद अलामात जो शिद्दत वाली अटैक की हैं वो अगर हम कहें तो उसमें ये है कि आपको अगर बैठे बैठे सांस चलना शुरू हो जाए, आपको हाथ पांव नीले होने शुरू हो जाएं, आपको बात करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको इतनी खांसी की शिद्दत शुरू हो जाए, तो ये अलामात ये शो करती हैं कि आपका ये अटैक शिद्दत का है। थोड़ा सही। बहुत सांस, जैसे आपको सीढ़ियां चढ़ने में सांस चढ़ रहा है या आपको शावर लेने में सांस चढ़ रहा है, तो ये इतनी शिद्दत की अटैक की अलामात नहीं है। अगर हम टेक्निकल बात करें तो आजकल सबको पता है कि ऑक्सीजन नापने का एक आला पल्स ऑक्सीमीटर बहुत आम है, मार्केट में अवेलेबल भी है। तो अगर वो आपके घर में मौजूद है तो उसमें शिद्दत या उसमें वरी करने वाली बात या परेशानी की बात तब होगी कि जब आप अपनी ऑक्सीजन की मिकदार चेक करें और वो 94% से नीचे मुसलसल रह रही है। मैंने कहा मुसलसल रह रही है, एक आध दफा एरर भी आ जाता है। तो ये नहीं कि आप एक दफा फिंगर लगाए वो 94% तो आप एकदम घबरा जाए, ले जी कुछ हो गया। आप आराम से दोबारा बैठे, उसको 5-10 मिनट बाद चेक करें, उसकी 3-4 रीडिंग्स लें। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है वो 94% से मुसलसल कम जा रही है, तो इसका मतलब है आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ते की जरूरत है। या जैसे मैंने पहले बताया, आपको ऐसी शिद्दत की खांसी आ रही है या ऐसा शिद्दत का सांस चल रहा है जो बैठे बैठे भी हो रहा है, और या जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो देखें कि मरीज के हाथ या उसकी पाँव की उंगलियां या होंठ नीले हो रहे हैं, तो ये एक शिद्दत के अटैक की अलामत है, जो कि आमतौर पे सादे फ्लू में नहीं आती। बाकी माइल्ड फ्लू के अंदर तमाम तरह अलामात मैंने बताया कि वही हैं जो सिंपल फ्लू की होती हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। दिस इज वेरी न्यू फॉर मी कि जो स्मेल है वो उस वक्त ना आए कि जब आपका वैसे जनरली फ्लू की वजह से नाक बंद ना हुआ। मतलब दिस इज न्यू फॉर मी, ये इसका बिल्कुल पहले आइडिया नहीं था। बिकॉज रेगुलरली घर में भी अगर कभी बात हो तो वो यही होती है कि वो तो पहले भी फ्लू की वजह से स्मेल नहीं आती, तो इसमें नया क्या है? तो दिस इज न्यू थिंग, थैंक यू। जी जी, अच्छा उसमें सर। बिल्कुल वो क्योंकि रेशा जम जाता है तो इस वजह से हमें नहीं आती होती, लेकिन इसमें आप एग्जैक्टली। आपको बिल्कुल नाक में कुछ फील नहीं होगा, फिर भी स्मेल नहीं आएगी। ओके अच्छा सर, जिस तरह से हर घर में हर सर्कल में कोविड स्पेशलिस्ट जरूर बैठा हुआ है, जो कि फेसबुक की 4 पोस्ट पढ़ के या इंस्टाग्राम से देख के या मतलब थोड़ा सा कोई और चल जाए तो वो बोल देगा कि मैंने न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल पढ़ा है, उसमें ऐसे है उसमें ऐसे है। जिसके अंदर बहुत एक कॉमन बात है कि हमें जो है वो स्टीम लेनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी नेक्स्ट कोविड स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने अगर स्टीम ली तो आपके अपने ही लंग्स का प्रॉब्लम है। इसी तरह सना मक्की का कावा जो है, हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो को चंद रुपए की वो जो चीज थी वो 2-2.5 हजार रुपए तक चली गई। तो इसमें से मतलब क्या करना चाहिए जो बेसिक घर में जो रह के हम चीजें कर सकते हैं, और किन चीजों से हमें बचना चाहिए? आपके इस जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ी सी ये जो हमारे यहाँ एक स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आया हुआ है उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी बता दूं। ये जो कोविड-19 है ये इस वक्त सबसे रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है मेडिकल साइंस की, ठीक है। सो हम जैसे आज जो डिस्कशंस कर रहे हैं, हम अगर मेडिकल साइंस या मेडिकल फील्ड के जो हम डॉक्टर्स हैं उसमें भी ये बात ऐसी ही है कि जो हम आज बात कर रहे होते हैं वो हो सकता है आज से 2-3 हफ्ते के बाद वो ठीक ना हो। सो एक ये जो सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन का या जो आपने बताया कोविड स्पेशलिस्ट बनने का या जो आया, उसकी एक बहुत सारी वजह ये भी है कि मेडिकल साइंस खुद भी बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रही है, वो खुद भी किसी स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली। वो जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं, जब आपके पास कोई अथेंटिसिटी के साथ चीज अवेलेबल नहीं होती, आपके पास कोई अथेंटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता, आपके पास 100% किसी चीज का इलाज नहीं होता, तो फिर इस तरह के कोविड स्पेशलिस्ट ज्यादा नमूदार होते हैं। सो एक वजह ये भी है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने बताया स्टीम और वो, देखें अभी तक किसी भी हर्बल प्रोडक्ट या देसी टोटके का कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ना ही किसी जगह पे प्रूव हुआ।
हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ जो बहुत सारी देसी हर्बल्स चीजें हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ये सारी की सारी इम्यून बूस्टर्स हैं। ये इनको हमें रेगुलरली रूटीन में भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे फवायद हैं। सो ऐसा अगर हम कहें कि ये बेफायदा चीज है तो ऐसा नहीं है, ये बहुत फायदे की चीज है। ये हमारी डेली रूटीन की जो डाइट है उसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए। लेकिन हम कहें कि इन चीजों के एक्स्ट्रा इस्तेमाल से कोविड का इलाज मुमकिन है, तो अभी इस तरह की कोई चीज साबित नहीं हुई। बट सब लोगों को रूटीन में ये चीजें अपनी डाइट में, जैसे इलायची का और अदरक का कहवा है, बिल्कुल इस्तेमाल करें। आपको फ्लू हुआ है, उसमें ये गले में बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, लेकिन उसको सिर्फ इस वजह से आजकल इस्तेमाल ना करें कि ये कोविड का इलाज, ठीक है। सिना मक्खी का जो आपने जिक्र किया, सिना मक्खी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक कोविड के इलाज से नहीं है। सो उसका फायदा सिर्फ आजकल जो इसको बेच रहा था उसको तो जरूर हुआ, कोविड के किसी मरीज को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा फायदा सर। बाकी जहां तक आपने स्टीम की बात की, स्टीम भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टीम अमूमी तौर पे उस फ्लू या कफ में फायदा देती है जिसमें स्पूटम या बलगम शामिल हो। सो अगर किसी को खांसी ऐसी आ रही जिसके साथ रेशा भी निकलता है, या उसका नाक ब्लॉक है, या उसको बलगम बहुत ज्यादा आती है, तो स्टीम बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल खुश्क या ड्राई कफ है जिसमें बिल्कुल कोई बलगम का एलिमेंट नहीं, तो उसमें स्टीम इतना फायदा नहीं देती। एहतियात ये करनी चाहिए कि स्टीम का टेम्परेचर आपने चेक करें, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो और उसको बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए ना हो कि वो आपकी स्किन साथ जल जाए। आप अगर स्टीमर से ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर स्टीमर नहीं अवेलेबल, आप खुले बर्तन के साथ, टॉवल के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा फायदा तभी होगा कि अगर आपके साथ बलगम भी आ रही। ड्राई कफ में ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं देती। सो स्टीम बहुत अच्छी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारी जो होम हर्ब्स हैं, ये सब बहुत अच्छी हैं, इनको रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये कोविड का इलाज नहीं। हाँ, सूदिंग इफेक्ट जरूर देगी। जैसे कोई भी वार्म टी, आपका गला खराब है या आपको गले में दर्द फील हो रही है, तो जैसे वार्म गार्गल्स आप करें, आपको सूदिंग इफेक्ट आता है, तो ये चीजें सूदिंग इफेक्ट बहुत देंगे और बहुत फायदा देंगी, लेनी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें कि जिससे कोविड बेहतर हो जाता है, तो ऐसा नहीं। फिलहाल कोई भी ऐसा देसी हर्बल चीज अवेलेबल नहीं है जो हम कहें कि बहुत पोटेंट इसका इलाज। सर इसी तरह की एक और चीज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, स्टार्टिंग में एक बात सुनने को मिली, लाइक जिससे आपने बोला कि ये इवॉल्विंग इशू है, तो उसमें ये पता चला कि स्मोकर्स जो हैं उनको जो है वो कोविड का अटैक नहीं होता। और थोड़े ही अरसे बाद ही पता चला कि स्मोकर को जितना शदीद अटैक होता है वो आम आदमी को नहीं होता। वो पहले कई लोगों ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी इसके बचने के लिए, और उसके बाद उनको फिर वो छोड़नी पड़ी। तो इसमें जरा थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी, पहले ये बिल्कुल स्टडी आई थी कि स्मोकर्स को नहीं होता, जैसे मैंने बताया रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, लेकिन उसके बाद ये आया कि नहीं, ये अटैक आने की हद तक जो है वो इट्स इक्वली, एवरीबॉडी इज इक्वली वल्नरेबल। लेकिन होता यह है कि जो स्मोकर्स अगर बहुत पुराने हैं और उनके लंग्स ऑलरेडी स्मोकिंग से डैमेज हो चुके हैं, तो जाहिर है उनके पास लंग रिजर्व इतना नहीं है कि वो कोविड का कोई अटैक ज्यादा शिद्दत वाला बर्दाश्त कर सकें। जाहिर है, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं जी कि कोविड में डबल निमोनिया होता है, तो अगर किसी ने 25, 30, 35 साल स्मोकिंग की है और उसके लंग्स रिजर्व ऑलरेडी 50% उठ चुके हैं, तो उन लंग्स में जब डबल निमोनिया आएगा तो उस पेशेंट को उस अटैक टॉलरेट करने में प्रॉब्लम होगा। सो ये है कि स्मोकर्स अगर बहुत पुराने हैं और उनके लंग्स में बीमारी आ चुकी है, तो उनको अटैक शिद्दत वाला आने का चांस आम पॉपुलेशन या नॉन स्मोकर्स की बिनिस्बत ज्यादा है। जहां तक अटैक होगा या नहीं होगा, उसमें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स बराबर है। सो शिद्दत में, इंटेंसिटी में डिफरेंस है कि पेशेंट्स विद सीवियर लंग अंडरलाइंग एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज, उनको शिद्दत के अटैक आने का चांस ज्यादा है। सो इट इज मच बेटर कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। और स्मोकिंग छोड़ने का आप यकीन कीजिए कि अगर आपने 25 साल भी पी है या 30 साल भी पी है, तो जिस दिन आप छोड़ना उससे शुरू करते हैं, उस दिन से फायदा शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी कि मैं अभी छोड़ूंगा, मैंने तो 30 साल पी ली, इसका क्या फायदा होगा। आपने आज, जैसे फॉर एग्जांपल 12 ऑफ जुलाई को छोड़ी है, तो 13 जुलाई को इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बेहतरी आने लगेगी।
एग्जैक्टली। सो स्मोकिंग, सो एडवाइस मेरी यही है कि नहीं करनी चाहिए। आगे आपने देखा दुनिया में इतनी बीमारियां मौजूद हैं, एक ऐसी बीमारी जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वो खुद पालने का फायदा नहीं है, नहीं लेनी चाहिए। बट वो जो मिथ थी कि कम होता है या ज्यादा होता है, वो अब नहीं है। स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स आर इक्वली वल्नरेबल, बट शिद्दत का अटैक जो है वो क्रॉनिक स्मोकर्स में ज्यादा आएगा। सर ये अगर हम इसके रिगार्डिंग हम मेडिकल स्टोर्स या इस फील्ड की बात करें तो कुछ वीक्स आते हैं, लाइक एक इंजेक्शन था एक्टेमरा, चंद हजार का इंजेक्शन हमने देखा, वो लाखों में सेल हुआ, लाखों लोग उसको ढूंढने में लग गए, कई इसलिए कि उनके पेशेंट को चाहिए था और कई इसलिए कि उसको बेच के मुनाफा कमा सकें। इसी तरह एक एक मेडिसिन थी एजोमैक्स, वो मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गई। पैनाडोल जैसी जो मेडिसिन है वो भी मार्केट में शॉर्ट होने लग गई, लेकिन वो लाइक बहुत कम देर के लिए, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, उसके बाद उसकी सप्लाई भी हो जाती है और उसकी डिमांड भी खत्म हो जाती है। कोरोना इज देयर, वो भी नहीं गया, लेकिन इन मेडिसिन का कैसे लाइक जो है वो असर, एक ही हफ्ते में डिमांड जो है वो खत्म हो जाती है। देखिए ये इसमें ज़ाहिर बात है, बहुत सारा ताल्लुक हमारे इखलाकी इक़दार का है कि जब भी कोई चीज़ आती है हम उसको ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आपने स्पेशली इन दवाइयों के नाम लिए वो इस वजह से है क्योंकि वो एक महंगा इंजेक्शन था, उसकी सप्लाई बहुत कम थी। इस वजह से उसको जब ब्लैक किया गया या मार्केट से आउट किया गया तो वो बहुत देर के लिए गायब रहा। और एजोमैक्स या जिथ्रोमाइसिन या पैनाडोल क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनियां बनाती हैं, बहुत वाफिर मिकदार में है, इस सॉल्ट की शायद 50 के करीब फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ये सॉल्ट बना रही हैं, सो इसलिए उसकी उतनी होर्डिंग या शॉर्टेज नहीं हुई। कहाँ इस्तेमाल होता है एक्टेमरा? बहुत कम लोगों में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ये उन पेशेंट्स में है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में पेशेंट शिफ्ट हो जाएं या इंटेंसिव आईसीयू में शिफ्ट हो जाएं और उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, तो वहां ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। कि कुछ मरीजों में ये करके देखा गया कि जब इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया तो उनको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सो इसका बहुत लिमिटेड सा यूज है। इसी तरह जैसे आपने सुना भी होगा और पता भी होगा, प्लाज्मा लोगों ने बेचना शुरू कर दिया लाखों का अपना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो भी कोई इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है कि उसकी हर जरूरत, हर मरीज को उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे हम अगर 100% में से कहें तो जैसे 10 से 12% लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। अगेन जो भी आईसीयू केयर के पेशेंट है उनको जरूरत पड़ती है। सो ना इस एक्टेमरा की कोई खास बहुत जल्दी पेशेंट को जरूरत पड़ती है, ना ही प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, जो इस तरह कॉमन यूज करने वाली ये दवाइयां नहीं है। सो होर्डिंग हुई उसकी और वो उसको महंगा बेचा गया, सिर्फ ये जरूर है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है इंजेक्शन। यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पेशेंट विद कोविड, उनको इन इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही था कि प्लाज्मा क्या इसका सोल्यूशन है? प्लाज्मा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया, इसमें अभी तक कोई भी ऐसा ऑथेंटिक ट्रीटमेंट नहीं है जिसको हम ये कहें कि जी ए बी सी हर पेशेंट को वो दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत नई बीमारी है। किसी भी बीमारी का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आना या उसका, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी सोसाइटी में हेपेटाइटिस सी वायरस जो है बहुत कॉमन है, जी। वायरल डिजीज है। वो भी 1988 में सबसे पहले आई थी, अब 2020 आ गया, राउंड अबाउट 32 ईयर्स हो गए। आज से 4-5 साल पहले साइंस इस स्टेज पे पहुंची है कि उसको मुकम्मल सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट इतना पोटेंट हो गया है कि अब 98 या 99% लोग शिफायाब हो जाते हैं अगर वो अपना टाइम हो से जाता इलाज है, करा लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सो देखें 32 साल लगे, वो भी एक वायरस की बीमारी थी। सो ये बीमारी अभी इतनी नई है कि इसमें इस तरह का कोई ट्रीटमेंट है नहीं है कि हम कहें कि जी वो बिल्कुल पोटेंट है। प्लाज्मा भी दे के देखा गया है कि कुछ मरीजों में उसने फायदा दिया है, लेकिन अगेन बिल्कुल। दिस ट्रीटमेंट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर वेरी सीरियस पेशेंट। ये नहीं है कि किसी को कोविड है तो वो घर में प्लाज्मा लेके लगाना शुरू कर, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली सर, टीबी एक ऐसी मर्ज थी कि जिससे लाखों लोग जो हैं वो जो है वो मर चुके हैं, लेकिन अब जो है वो टीबी का इलाज बिल्कुल इसी तरह है, और सुनने में यही आता है कि कोरोना भी इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह। कि लाइक अगर जी किसी को होगा इंशाल्लाह, भी तो वो एक मेडिसिन होगी और दैट्स इट, वो बिल्कुल ठीक हो एग्जैक्टली जाएंगे। एग्जैक्टली इंशाल्लाह तब। जी, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास सर, हाँ, जो लाइव जी स्ट्रीम के जी। आ रहे हैं साथ साथ वो भी लेते चलें। मलिहा जंजुआ पूछ रहे हैं कि पर्सन हु हैज रिकवर्ड इज नॉट अ डेंजर फॉर अदर्स टू कैच द वायरस फ्रॉम आफ्टर हाउ मेनी डेज? अगर किसी पर्सन को होता है कि क्या वो दूसरे के लिए खतरे का तो बायस तो नहीं है? जी, अगर उनका अपना टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, जैसे हम अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि 14 से 18 दिन के बाद
अमूमी तौर पे वायरल शेडिंग खत्म हो चुकी होती है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो जब पेशेंट का बुखार सेटल हुए 5 दिन से ज्यादा हो जाए, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आप घर में अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर किसी को 5 दिन से ज्यादा हो जाए और उसको बुखार पेनाडोल खाए बगैर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट इज नाउ वायरस फ्री, उसकी अंदर वायरस की रेप्लिकेशन खत्म हो चुकी है, अब वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। या जैसे मैंने बताया उसको 14 से 18 दिन हो गए हुए हैं, तो वो वायरस फ्री, अगर उसमें कोई पेचीदगी नहीं आई, उसमें कोई अलामात मौजूद नहीं है। टेक्निकली उसका तरीका क्या है? टेक्निकली उसका ये है कि आप एंटीबॉडीज अपने करवाते हैं, अटैक होने के तकरीबन 5 दिन बाद वो बनना शुरू होते हैं, लेकिन सेफ पीरियड ये कि आप 3 हफ्ते के बाद करवा लें। तो अगर एंटीबॉडीज आपके अंदर बन चुके हैं, तो वो भी जो बंदा है वो वायरस अब आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। उस बंदे को दोबारा, अगर आपका क्वेश्चन है कि वायरस का अटैक आएगा या नहीं आएगा और ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव है या नहीं, अभी तक साइंस में इसका हतमी जवाब नहीं है। कहा यह जा रहा है कि शायद 6 महीने तक दोबारा होने का चांस नहीं है। 6 महीने से बियॉन्ड वी डोंट नो। यही सर एक क्वेश्चन था, लाइक स्टार्टिंग में एक बहुत ज्यादा जो है वो बात निकली कि कोरोना का टेस्ट करवाएं, कोरोना का टेस्ट करवाएं, किसी को फ्लू भी होना तो उसने लैब में चले जाना कोरोना का टेस्ट करवाने। और उसके थोड़े ही अरसे बाद आया कि आप कोरोना का टेस्ट ना करवाएं लेकिन अपना एंटीबॉडीज टेस्ट करवा लें। अगर एंटीबॉडीज टेस्ट रिएक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना हो गया, खत्म हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, टेस्ट मुख्तलिफ किस्म होते हैं। कोविड के एक्टिव डिजीज को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट है वो है कोविड-19 पीसीआर, जो कि नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब से लिया जाता है। उसमें अगर आपका वायरस डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि वायरस डिटेक्टेड है और आपके अंदर एक्टिव डिजीज चल रही है, अगर आपको अलामात के साथ आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ 65% है, 65% है। इसलिए ये भी हो सकता है कि आपका जब पीसीआर आपने टेस्ट करवाया वो नेगेटिव आया, इसके बावजूद आप कोविड के पेशेंट हैं। सो इसका फैसला आपको आपके डॉक्टर को करने देना चाहिए कि आप बीमार हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक यानी आप ऐसे कैरियर हैं जिनमें कोविड मौजूद है लेकिन आप फिर भी लोगों में बीमारी फैला रहे हैं। अब जैसे जब ये वुहान में स्टार्ट हुआ था तो जिस खातून से स्टार्ट हुआ था जिसको सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया, उन्होंने कुछ 10,000 के करीब बंदे को ये इन्फेक्ट किया था, क्योंकि उस दिन वो सारा दिन सारे वुहान में फिरती रही, कभी वो ट्यूब में जाती रही, कभी वो बस में फिरती रही, और वो खुद एसिम्प्टोमेटिक थी, उनको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं था, खुद को पता नहीं था। ये बीमारी शुरू के 3-4 दिनों में भी एसिम्प्टोमेटिक रहती है। सो इसलिए इसका फैसला कि आप स्प्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको डॉक्टर को ही करने देना चाहिए। एंटीबॉडीज का टेस्ट अगर तो फैसिलिटी हमारे यहाँ जो एंटीबॉडीज के टेस्ट हो रहे हैं इस वक्त वो एंटीबॉडीज 2 टाइप के हैं, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम और आईजीजी दोनों का इकट्ठे टेस्ट किया जा रहा है, सेपरेट नहीं आजकल किया जा रहा है लैब्स में। अगर तो सेपरेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सेपरेट किया जा रहा हो और आपके आईजीजी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि आप अब सेफ हैं और आपसे वायरस नहीं फैलेगा। अगर आपके आईजीएम एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपसे भी वायरस फैलेगा और ये भी हो सकता है कि नहीं फैलेगा। सो इसलिए वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सो एंटीबॉडीज का टेस्ट अमूमी तौर पे, इसलिए जैसे मैंने कहा, बेहतर होता है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद करवा के देख लिया जाए कि आपके अंदर बने या नहीं बने, क्योंकि 2-3 हफ्ते के बाद जो एंटीबॉडीज बॉडी में आते हैं वो आईजीजी ही होते हैं, आईजीएम नहीं होते। आईजीएम 5वें दिन आ जाते हैं और वो एक्टिव डिजीज के दौरान भी आ रहे होते हैं। 3 हफ्ते बाद जो आते हैं वो आईजीजी ही आते हैं और वो प्रोटेक्टिव होते हैं। सो इसलिए अगर आपने 2-3 हफ्ते के बाद करवाया और आपके एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब आप सेफ हैं और आपसे वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन आपने अगर 5वें दिन करवाया या 6वें दिन करवाया या आपके अंदर अलामात चल रही हैं या आपको बुखार चल रहा है तो फिर बेहतर नहीं है कि आप सिर्फ उसके ऊपर इलाज करें। सर जो भी लाइक हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इरम निसार की तरफ से है, उनका 2 क्वेश्चंस हैं कि जो भी पर्सन कोविड से रिकवर होता है क्या वो बिल्कुल नॉर्मली जो है वो सबके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? और सेकंड क्वेश्चन उनका ये है कि जो फ्लू के सिम्टम्स हैं इनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक डायरिया हो गया या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए? जी, पहला क्वेश्चन का जवाब ये कि जब आपका कोविड क्लियर आपके डॉक्टर ने आपको करार दे दिया, या अगर फॉर एग्जांपल आपको इतना माइल्ड अटैक था कि आप डॉक्टर के पास गए नहीं, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपके 14 से 15 दिन हो गए हों
या बगैर पेनाडोल खाए आपका बुखार उतरे 5 दिन हो चुके हो, तो इसका मतलब अब आपकी वायरस शेडिंग खत्म हो गई। जब ये वायरस शेडिंग आपकी खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब आप घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, घर के अंदर बगैर मास्क के फिर सकते हैं, आपको किसी किस्म के क्वारंटीन की या आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, घर से बाहर की एहतियात फिर भी जारी रहनी चाहिए, मास्क, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर घर से बाहर इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आप अपने घर वालों के साथ इन दोनों कंडीशन के बाद बिल्कुल सेफ हैं। आपको बर्तन अलहदा करने या इस तरह की करने की कतन कोई जरूरत नहीं। जो दूसरा आपने सवाल पूछा, हर वायरल जो भी इंफेक्शन है उसमें डायरिया या पेट खराब होना भी हो सकता है, और स्पेशली कोविड में तो देखा गया है कि 25 to 30% लोग पेट की अलामत के साथ ही हैं, उनको फ्लू की अलामत थी ही नहीं, सिर्फ उनका पेट खराब था या उनकी भूख खत्म हो गई थी या उनके स्टमक वाले हिस्से में दर्द हो रही थी, और उनको फ्लू की अलामत बहुत बाद में आई। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कई दफा सिर्फ पेट की अलामत भी आ सकती है। तो इसलिए आजकल जैसे पेंडेमिक है इसका, और जब भी कोई पेट की अलामत और बुखार के साथ आए तो हम डॉक्टर्स उनमें भी कोविड को सस्पेक्ट करते हैं। ओके सर, सादिया नईम हमसे पूछ रही हैं कि डेक्सा का क्या रोल है, वो प्लीज बता दें। डेक्सामेथासोन भी अगेन स्टीरॉयड इंजेक्शन है जी, और इसका रिसेंटली रोल आईसीयू के पेशेंट्स में देखा गया कि जो पेशेंट्स, जैसे मैंने बताया 80% पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल माइल्ड या मॉडरेट बीमारी के साथ ही उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। सिर्फ 20% लोग हैं जो सीरियस होते हैं, और उनमें से 10% हैं जो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो डेक्सामेथासोन जो दवाई है वो भी उन 20% लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए है, बाकी 80% के लिए नहीं है। सो अगेन इसका फायदा क्या है, अगर आप टेक्निकली पूछना चाहते हैं, तो देखा यह गया है अगेन कि जैसे एक्टेम्बरा का मैंने बताया था कि जब ये सीरियस पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है तो आप पेशेंट को वेंटिलेशन की जरूरत कम पड़ती है, या वेंटिलेशन की पेचीदगियां या कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। लेकिन ये अगेन घर में इस्तेमाल की दवाई नहीं है, नहीं, ये इंजेक्शन की एग्जैक्टली। फॉर्म में दी जाती है, तो घर के इस्तेमाल के लिए नहीं। सर एक और बात बहुत ज़्यादा लाइक सोसाइटी में सुनने को मिली, जो कि ऑब्वियसली मतलब इट्स नॉट गुड टू आस्क यू, बट ऑब्वियसली यू आर अ डॉक्टर, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बात पॉपुलर हुई कि डॉक्टर्स कोविड के पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, खुदा न ख्वास्ता। ये बात मतलब इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों हो गई? बेसिकली ये देखें अगेन सारा सोशल मीडिया का नेगेटिव प्रोपेगेंडा था कि जी लोन उतारने के लिए जी WHO 5 लाख पर पेशेंट दे रही है, जो फौत हो रहा है सारा कुछ आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत आदत है हर चीज को फॉरवर्ड 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 करने की, तो वो इस तरह एक इंडीड। चीज फैल गई। आप सबसे पहली बात ये देखें, अगर आप इन जनरल पॉपुलेशन को आप डिवाइड करें और आप देखें कि किस किस्म के लोग जो हैं उनमें सबसे ज्यादा अमवात हुए, तो आप नंबर 1 देखें किस शोबे में सबसे ज्यादा हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोफेशन में अमवात हुई तो वो डॉक्टर्स और डॉक्टर्स। पैरामेडिक्स। ठीक है। बिल्कुल। ना इंजीनियर इतने फौत हुए हैं, ना बिजनेसमैन इतने फौत हुए हैं, ना बाकी ये जो हैं लॉयर्स या कोई भी प्रोफेशन, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स फौत हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती या इस तरह का कोई चीज होता तो कम से कम डॉक्टर्स के आपको ना मिलता। बिल्कुल। फैसलाबाद में आप देख लें कितने डॉक्टर्स फौत हो चुके हैं, कितने मेरे कोलीग्स फौत हो चुके हैं ऑल ओवर। अगर आप दुनिया में देखें राउंड द ग्लोब कितने लोग, ऐसी ये सिर्फ बिल्कुल एक एक फजूल और लग सी बात है, इस तरह का कोई कतन कोई ऐसा इशू नहीं है। रेदर मैं इसके ऑपोजिट साइड पे जाऊंगा कि क्योंकि हमारे इतने यहाँ वसाइल नहीं है, तो जैसे ये कहा जाता है कि जी जो है हुकूमत इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करी, बल्कि मैं उलट बताऊंगा, इसको हम डाउन प्ले कर रहे हैं। जितनी हम अमवात बिल्कुल। बता रहे हैं हमारे यहाँ इससे बहुत ज्यादा अमवात हुई ज़्यादा हो चुकी इसकी हैं। वजह से। सो इसको डाउन प्ले किया गया है, इसको ज्यादा एग्जेजरेट नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल ये एक लजानी और लफ्ज से बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कतन। और सब जो जो लोग सबसे बड़ी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई ऐसी बात होती तो कम से कम डॉक्टर कोई फौत ना होता इससे। जो लोग फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। ऑब्वियसली ये वैसे ही बड़ी आमीन। एक लाइक इंसल्टिंग सी बात है सोसाइटी में, जो लोग सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं उन्हीं के बारे में अगर ऐसी बात की जाए तो लाइक उनको खुद भी बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता होगा, जबकि सारा दिन वो लाइव उस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ घर में बैठे हैं, और हमारा काम है सिर्फ घर में बैठना और एक्स्ट्रा बाहर ना जाना। सो थैंक यू सो मच अगेन। एक और सर क्वेश्चन लाइक माइंड में है कि
बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मास्क पहनने से या गला खुश्क होता है या सांस बंद हो जाता है, या मुझे प्यास ज्यादा लगती है, या मतलब मुझे प्रॉब्लम है मास्क से, मेरे यहाँ पे एलर्जी हो रही है, यहाँ पे एलर्जी हो रही है। तो ये एक मास्क को ज्यादा दिन इस्तेमाल करने की वजह से होता है, या मास्क पहनने से वाकई ही ये प्रॉब्लम हो सकता है? आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। देखें, मास्क एक ऐसी चीज नहीं थी। देखें, दुनिया 6 महीने में चेंज हो गई, ठीक है। ट्रू। आप तो जरा इस फील्ड के नहीं, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, मुझे नहीं पता था कि मास्क इतनी देर, हम मास्क हमेशा शुरू से इस्तेमाल करते आए थे, लेकिन हार्डली कभी N95 मास्क यूज करना पड़ता था, सर्जिकल मास्क ही यूज करते थे। वो भी कितनी देर किया, कभी कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हमने किया या कोई हाई रिस्क पेशेंट देखा, 15 मिनट पहन लिया, आधा घंटा पहन लिया, बहुत हुआ 1 घंटा पहन लिया और उतार दिया। इस तरह कभी 15-15 घंटे तक मास्क हमने भी नहीं पहने थे। N95 मैंने जैसे बताया बहुत ही कम पहनते थे। सो बहरहाल इसको पहनना इतना कन्वीनियंट नहीं है। तो कोई अगर ये कहता है कि जी मुझे पहनने से सांस में रुकावट महसूस होती है, तो वो गलत नहीं कह रहा, बिकॉज वी नॉट यूज टू इट। होती भी है। अच्छा, बाद लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, वो मास्क पहनते हैं, वो जैसे बाद लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, वो लिफ्ट में नहीं जा सकते, वो तंग जगहों पे नहीं जा सकते। तो एग्जैक्टली। ऐसे लोग स्पेशली जब मास्क पहनते हैं तो उनको घुटन फील होनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। सो इसलिए इसका तरीकेकार यही है कि जिनको इससे तंगी हो रही है, वो कोशिश करें कि बीच में ब्रेक्स के साथ इसको पहने। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो अपनी कार में अकेले जा रहे हैं तो मास्क मत पहने। वो अगर किसी वक्त अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहे हैं तो मास्क मत पहने। वो किसी टाइम अपने घर के अंदर हैं और उनका घर के अंदर कोई इस तरह का बीमार पेशेंट या कोई ऐसी चीज नहीं, तो मास्क मत पहने। अगर किसी से बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा, तो वो बजाय सर्जिकल मास्क के कपड़े का मास्क ऐसा जो थोड़ा सा ढीला हो वो भी पहन सकता है। उससे जाहिर है उस लेवल का फायदा तो नहीं होगा जो दूसरे मास्क होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बचत हो सकती है। थर्ड ये कर सकते हैं कि अगर आपकी बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग है और आपको बार बार मास्क के बगैर आपका प्रोफेशन जो है वो उसकी डिमांड है कि पब्लिक डीलिंग करें, तो फिर उसमें बेहतर ये है कि आप मास्क को चेंज भी करें, ताकि वो आपकी जाहिर है जब हम सांस लेते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, तो मास्क खराब तो होता है। तो जी ये है कि आप बिल्कुल। दिन में 2 या 3 मास्क बदल सकते हैं। बाज को उससे एलर्जी होती है, एलर्जी वाले ये है कि वो अपना फैब्रिक चेंज कर सकते हैं, वो कॉटन फैब्रिक में जा सकते हैं, वो पॉलिएस्टर फैब्रिक में ना जाए। सो इस तरह की आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि जी लोग ये ना पहनने की वजह से कह रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। सर रेगुलर जिस तरह हम, मतलब जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, जॉइंट फैमिलीज भी हैं, और कई जगहों पे ऐसा भी है कि घर छोटे हैं, मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें कुछ बेसिक्स में क्या चीज़ है कि किस तरह से जो है, बिकॉज़ हमने एक ही टेबल पे खाना खाना होता है, और ये मतलब हमारी जो है वो लाइक नॉर्म्स हैं, और ये डे वन से हमने यही देखा है कि ऐसे ही होता है, एक ही जगह पे रहना है, वहीं खाना पीना है। तो बेसिक चीजें जो घर में हम कर सकें, उनके अंदर क्या चीज़ है? जस्ट मास्क होना चाहिए, कुछ और भी है? नहीं देखें, ये सारी चीजें प्रॉब्लम उस वक्त हमें आएगी जब हमारा इस तरह का सेटअप हो कि अगर हमारा सेटअप इस तरह का है कि जैसे हमारे पास हर एक बंदे के लिए अलग रूम अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। हमारे पेशेंट कोई ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्वारंटीन और आइसोलेशन अलग कमरे में करना, और वहां पे मरीज भी आ गया है कोविड का, ठीक है। बिल्कुल। सो उसमें ये प्रॉब्लम पैदा होगी। देखिए, अदरवाइज अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट नहीं है तो फिर तो आपको किसी किस्म के मास्क की भी जरूरत नहीं। घर के अंदर आप इकट्ठे खाना खाइए टेबल पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको किसी किस्म की घर के अंदर एहतियात की जरूरत नहीं, घर से बाहर एहतियात की जरूरत है। हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन है और आपके पास अब कोविड पेशेंट भी आ गया है तो अब क्या किया जाए? तो उसका तरीका ये है, आप एक कमरा ले, कोविड पेशेंट्स के गिर्द एक चादर बांध दी जाए। दूसरा, बेड या चारपाई जो उसका अटेंडेंट है वो उससे 6 फुट के फासले पे लगा ले। कोशिश ये करें कि उनका अटेंडेंट फिक्स हो जाए और बार बार अटेंडेंट्स चेंज ना हो। हम्म। अटेंडेंट और पेशेंट हर वक्त मास्क लगा के रखें, बल्कि डबल मास्क लगा के रखें। और बाकी घर वाले बाकी सारी जगहों पे शिफ्ट हो जाए। उस कमरे में 2 पेशेंट, यानी दो, एक पेशेंट और उसका अटेंडेंट रह ले। उस कमरे की सारी खिड़कियां हर वक्त खुली रहें ताकि वेंटिलेशन चलती रहे, और एग्जॉस्ट फैन अगर है तो वो चलता रहे ताकि आवाज सर्कुलेट करती रहे। तो अगर छोटा घर है किसी के पास और वो इस तरह की चीज अफोर्ड नहीं करता, तो इस तरह की एहतियात करने से उसको लिमिट किया जा सकता है कि अटेंडेंट फिक्स कर दें, उनके बेड सेपरेट कर दें, उनकी बेड शीट्स और जो बर्तन हैं वो अलग कर दें,
इन चीजों इस्तेमाल से, की और देखें अशिया। जो, हाँ, और इस्तेमाल के शौक से आप सिंपल ब्लीच, जब हमारे घर के अंदर ब्लीच होता है, इसमें वो महंगा बिल्कुल। चीज है, आप 1 लीटर पानी के अंदर 2 बड़े चाय के चमचे ब्लीच के डाल दें, तो उससे आप हर चीज जो है वो सैनिटाइज कर सकते हैं, बर्तन सैनिटाइज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल सैनिटाइज कर सकते हैं, सारी चीजें सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की एहतियात की जा सकती है। लेकिन अगर घर में कोई पेशेंट नहीं है या किसी को कोई अलामत नहीं है, तो फिर तो ऐसा कोई इशू नहीं है, चाहे वो छोटा घर है या बड़ा घर है, वो सब इकट्ठे खाना खा सकते हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं, इकट्ठे हर चीज कर सकते हैं। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आमना दाऊद का है कि इसमें बच्चों में क्या सिम्टम्स हैं, और अगर मैं इस क्वेश्चन में एक और बात ऐड करूं कि ये भी सुना था कि बच्चों को कोरोना नहीं होता या बहुत कम होता है, तो ये प्लीज बताइएगा। नहीं, ना होने वाली तो अभी तक कोई भी ऐसी, ना तो कोई जेंडर इसमें चेंज है, ना कोई एज का फैक्टर है। हर शख्स को, एवरी पर्सन इज वल्नरेबल। वो 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बच्चे तक सबको हो सकता है। ठीक है, बच्चों में सिर्फ ये है कि इस अटैक की शिद्दत कम है, बच्चों में अमवात बहुत कम है, बच्चों में ये प्रलॉन्ग नहीं करता, बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम पैदा करता है। दो पूरी दुनिया में हुई जरूर हैं, जैसे एक सिंड्रोम बच्चों का, कावासाकी सिंड्रोम है, वो बच्चों में इस कोविड की वजह से है, लेकिन उसकी शरह अमवात जो है वो बच्चों में बहुत कम है। ये बड़ों में और बुजुर्गों में और जो प्रेग्नेंट खवातीन, हामला खवातीन है, उनमें ये ज्यादा सीरियस बीमारी के तौर पे आता है। लेकिन अगर हम एज ग्रुप में कोई कहें कि कोई एज ग्रुप सेफ है या कोई सेक्स सेफ है, तो बिल्कुल वो भी नहीं नहीं है। है। एवरीबॉडी इज वल्नरेबल, एवरी सेक्स इज वल्नरेबल। हाँ, शरह अमवात का डिफरेंस है बच्चों में और टीनेजर्स में बहुत कम, और 20 से लेके 40 तक दरमियान, 40 से 50 तक दरमियाना, 50 से ऊपर ज्यादा, या वो लोग जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे उनको कोई और क्रॉनिक बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस या गुर्दों या फेफड़े के मसाइल हैं, या जैसे मैंने बताया प्रेग्नेंट खवातीन, उनमें इसकी शरह अमवात बहुत ज्यादा है। अगर हम जेंडर डेफिनेशन करें तो हाँ, ये जरूर है कि मर्दों में अमवात की शरह बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू खवातीन। यानी अगर हम 100 अमवात का तजिया करें ऑल अराउंड, और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड यही है सवाए एक मुल्क आयरलैंड के, कि अगर 100 अमवात हुई है तो उसमें से 70% मर्द फौत हुए हैं और 30% खवातीन फौत हुई। सो ये जेंडर डिफरेंस जरूर है, अदरवाइज वो नहीं है कि किसको होगा किसको नहीं, अमवात में डिफरेंस है। सही, वो दैट मस्ट बी ड्यू टू इम्यूनिटी आई गेस, कि बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा होती है, जो बूढ़ों में है वो इम्यूनिटी जरा कम होती है नहीं, एज कम्पेयर टू दैट। इसमें इम्यूनिटी का एलिमेंट नहीं है, ये अभी तक ओके। ट्रेंड आ रहा है और इसकी कोई खास वजह नहीं पता चल सकी। जाहिर बात है, देखें जो बुजुर्ग हैं या जिनमें कोई और बीमारी है, उसको तो किसी भी और बीमारी, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का प्रॉब्लम है, तो उसको डायरिया भी होगा तो उसके असरात ज्यादा आएंगे बनिस्बत एक सेहतमंद आदमी के, तो ये ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन खवातीन और मर्द का डिफरेंस जो है उसमें डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निकल थ्योरीज अभी तक आई हैं, क्योंकि इतना डिफरेंस है कि जी 7 मर्द मरेंगे और 3 खवातीन फौत होंगी, ये क्यों है? तो उसमें 3-4 थ्योरीज चल रही हैं कि खवातीन के जो डबल एक्स क्रोमोसोम है, जरा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगी बात, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से खवातीन बच जाती हैं, या जो मेल हार्मोन्स हैं उनका इम्यून सिस्टम पे जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह का है कि मर्द ज्यादा मर जाते हैं। कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल्स में होता है, कुछ उसकी वजह से भी थ्योरी बिल्कुल। चल रही, पर अभी तक कोई प्रूवन नहीं है। लेकिन होने में कोई डिफरेंस नहीं है, होंगे एक जैसे। और आयरलैंड का ओके। जैसे मैंने जिक्र किया, सिर्फ एक मुल्क ऐसा जी है जी। दुनिया में जिसमें मर्द और खवातीन की शरह अमवात बराबर है, वो है आयरलैंड। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि आयरलैंड में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें खवातीन की रेशो बहुत ज्यादा है। यानी ज्यादा है। आप आयरलैंड में किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे नर्सेज या डॉक्टर्स आपको 70% जो है वो फीमेल्स मिलेंगी, 30% मेल्स मिलेंगे। सो क्योंकि वहां पे फीमेल ज्यादा एक्सपोज हुई इस वायरस को, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इसलिए वहां पे फीमेल्स की डेथ रेशो ज्यादा रही। तो सिर्फ एक मुल्क था जहां 50-50 की रेशो आई, वरना अगर हम वुहान से शुरू करके यूनाइटेड स्टेट्स तक जाएं तो हर जगह रेशो यही रही कि 70% मेल विक्टिम्स थे और 30% फीमेल। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फरीहा इमरान की तरफ से है, हाउ टू डील द एंजाइटी ड्यूरिंग द होल सिचुएशन। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंग्जाइटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा आता है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें क्वारंटीन में जाता है बंदा अकेला। एग्जैक्टली।
इट्स नॉट सो हाँ, तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले तो एज अ बीइंग मुस्लिम, ज़ाहिर है हमारा अल्लाह पे बहुत बिलीफ, हमारे दीन पे बहुत बिलीफ, वो सबसे बड़ा एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी है कि वी नो के हमारी एक ऐसी सुप्रीम पावर है जिस पे हमारा ट्रस्ट है, बेशक। और उसके होते हुए और जिस मुश्किल से उसने निकाला हमें, वो दुनिया की सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो हम उस मुश्किल में नहीं फंसेंगे, और अगर सारी दुनिया भी बिल्कुल हमारे साथ हो जाए और अगर वो ना चाहे तो हम नहीं बच सकते। सो बिल्कुल इसलिए टोटली। सबसे बड़ा एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी हमारा बिलीफ इन रिलीजन है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, जो अगर मैं फील करूंगा, सोशल मीडिया को अवॉइड करें, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत एंजाइटी फील कराता है, न्यूज से अवॉइड करें, ठीक है। और जैसे आप एक अपने बाकी फ्लू को लेते अपनी हेल्दी हैबिट्स को लें, जैसे अगर आपकी कोई हॉबीज हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, अपनी बुक्स पढ़ें। और ये जो क्वारंटीन का और आइसोलेशन का टाइम है ना, ये बहुत बड़ा, आजकल की जितनी फास्ट दुनिया होगी मेरे ख्याल में, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है टू हैव अ मी टाइम, टू बिल्कुल डिस्कवर योरसेल्फ। आप अपने बिल्कुल आप को कभी इतना टाइम नहीं दे पाते जितना इन 14 दिनों में दे सकेंगे। सो बिल्कुल अपने आप को डिस्कवर कीजिए, अपनी अपने अंदर। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप लिखें, आपको गाने सुनने का शौक है आप गाने सुने, आप म्यूजिक में पसंद करते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं। सो आपके पास तो बहुत एम्पल टाइम आता है जो बहुत सारी फजूलियात में वैसे जाया होता है। सो मेरे ख्याल में एंजाइटी का बजाय ये कि हम स्ट्रेट अवे एंटी एंजाइटी पिल्स पे चले जाएं या एंटी डिप्रेशन पिल्स लेनी शुरू कर दें, अपने आप को, अपनी हॉबीज को ज्यादा टाइम दें, तो अपने जैसे जैसे मैंने कहा, अपना ये आपका मी टाइम है, उस पर डेवलप करें और न्यूज बिल्कुल को अवॉइड करें। सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में खबरें पढ़ने से या इसके बारे में न्यूज को ज्यादा उसके ऊपर पॉन्डर ओवर करने से अवॉइड करें, तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी आपकी। एंटी एंजाइटी पिल्स मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप बहुत, हाँ देते हैं हम, अगर व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड, हमें लगे कोई ऐसा इशू है, क्योंकि इसमें इंसोम्निया भी होता है, नींद भी उड़ जाती है। सो इसलिए बेटर टू अवॉइड देम। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो ही आपका फीवर सेटल करना शुरू करेगा 6वें 7वें दिन, एंजाइटी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। जी, लेकिन आती नेक्स्ट जरूर है डेफिनेटली, क्योंकि इसका हवा इतना बन चुका है कि आती जरूर है। एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अरबाब सिकंदर का है। Is high level of C-reactive protein and ferritin level along with other symptoms like fever and cough are indicative of COVID-19? जी, इसके कुछ स्वेरिटी मार्कर्स हैं कोविड के, जब हम पेशेंट को की ग्रेड करते हैं क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है, तो सीवियर है, तो सीआरपी और फेरेटिन उसके अंदर आता है। सो अगर किसी पेशेंट की अलामात भी शदीद हैं और उसका सीआरपी बहुत हाई है और उसका फेरेटिन, ये दोनों के दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ये शो करते हैं कि जिस्म के अंदर इन्फेक्शन का लेवल कैसा है और उसकी बॉडी की रिस्पॉन्स कैसी जा रही। तो अगर ये बहुत हाई है तो ये स्वेरिटी मार्कर्स ये शो करते हैं कि मरीज के अटैक की शिद्दत ज्यादा है। और जैसे वो कुछ आपने दवाइयों के जो पहले नाम लिए थे, जैसे एक्टेम्ब्रा जी का आपने नाम लिया या डेक्सामेथासोन का नाम लिया, उनको लगाने का फैसला भी हम बहुत सारे और टेस्टों के साथ इन 2 टेस्टों पे भी करते हैं, फेरेटिन और सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सो ये स्वेरिटी मार्कर्स हैं। डेफिनेटली अगर ये बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि मरीज में अटैक की शिद्दत है, लेकिन जाहिर है सिर्फ इन 2 के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता, बाकी चीजें नहीं देखी जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैद असलम का है। ऑलरेडी आप इसका जवाब दे चुके हैं कि सना मक्की की ऑथेंटिसिटी कोई है, तो जी, ऑब्वियसली वो मैंने बताया कि वो कब्ज की दवाई है, जी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो जरूर इस्तेमाल करे। कोविड में इसका कोई रोल नहीं है, कब्ज के लिए ओके। बहुत अच्छी और दवाई है। सही। सर फरीहा मुबशिर का क्वेश्चन है, आफ्टर रिकवरी फॉर हाउ लॉन्ग डज एंटीबॉडी स्टेज इन बॉडी? जी, इसका अगेन साइंस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। बाज सर इसका कोई साइंस फर्क? के जवाब ये है कि 3 माह, बाज कह रहे हैं 6 माह। और इसके साथ ही मैं ये बात जैसे मैंने पहले भी बताई कि आया एंटीबॉडी जब हम कहते हैं ना किसी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। आया ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव भी हैं कि नहीं, इसका भी जवाब अभी साइंस के पास नहीं है। सो बाज कह रहे हैं 3 माह, बाज कह रहे हैं 6 माह, लेकिन अगेन हो सकता है इसका जवाब आते आते हमें 1 या 2 साल लग जाए, तो क्योंकि सर जो जो अगर लाइक बीमारी गुजरेगी तो आएगी। तो इसलिए वी आर नॉट श्योर। अभी भी हम जैसे बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं कि उनमें एंटीबॉडीज का जो टिटर है वो बहुत ज्यादा होता है, बाज का बहुत कम होता है। सो यू नेवर नो कि कब तक सर रहेगा। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बार बार एंटीबॉडी टिटर करवाते जाएं चेक करने के लिए कि वो कहाँ है। करवाने की जरूरत नहीं है इसको बार बार। बिल्कुल ठीक।
इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। जनरली अगर एंटीबॉडीज बॉडी में हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन। एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उस बीमारी के अगेंस्ट उसकी प्राइमिंग हो चुकी है, यानी उसको पता चल चुका है कि ये एक एक्टिव बीमारी आपके जिस्म में दाखिल हुई थी, तो उसको कैसे लड़ना है उससे और उसको कैसे किल करना है। तो जब वो अगली दफा आएगा तो आप समझ लें आपका मोर्चा और असला तैयार होगा। द मोमेंट इट कम्स योर इम्यून सिस्टम विल बी एबल टू शूट इट। फर्स्ट टाइम जब वो अटैक करता है तो समझ लें वो बेखबरी में मारा जाता है। ठीक है, आप सो रहे थे और चोर घर में दाखिल हो गया और वो चोरी करके सामान जब निकल रहा था तो आपको पता चला। जब इम्यून सिस्टम की प्राइमिंग हो गई है तो ये ऐसा कि चोर दाखिल हुआ और आप गन और पिस्टल लेके गेट पे रेडी बैठे हैं, रेडी बैठे थे। सो वो आया और साथ ही आपने उसका इलाज कर लिया, उसको तदारक करे। तो एंटीबॉडीज का मतलब है कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अटैक। सो ये जरूर है, ये तो है कि अगले अटैक का हमें नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर किसी की एंटीबॉडीज हैं तो सेकंड अटैक में शिद्दत आने का चांस कम है। ओके, दैट्स गुड। ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन सेक्शन, डॉक्टर बिलाल हमसे क्या पूछ रहे हैं? लेट मी चेक प्लीज। जी, डॉक्टर बिलाल कह रहे हैं, हाय इट्स डॉक्टर बिलाल हियर, वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, देयर इज एनी एविडेंस दैट कोरोना इज री-इन्फेक्टिंग द रिकवर्ड पेशेंट्स as their immunity is not longer than 3 months? Kindly share your experience if you have experienced that type of case. Is it true? What do you say? जी, लास्ट अगर हम देखें 4-5 मंथ्स का, इसमें दो चीजें, अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर को देखें या दुनिया के एक्सपीरियंस को देखें तो अभी तक इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वायरस जरूर पॉजिटिव लोगों का हुआ, लेकिन ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें वायरस ने अटैक किया और बहुत शिद्दत से किया और वो पेशेंट सीरियस हुए हों। सो ऐसा अभी तक नहीं हुआ, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर बात करूं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो अगर अब तक मैं 2500 प्लस पेशेंट्स देख चुका कोविड के लास्ट 4-5 मंथ्स, तो मेरे पास भी अभी तक इस तरह का कोई केस नहीं है जिसमें री इन्फेक्शन इस लेवल की हुई कि पेशेंट बीमार हुआ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहे सारे के सारे, उनमें कभी री इन्फेक्शन के साथ सीरियस अटैक नहीं आया, ना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है और ना जिस हद तक मैंने साइंस का वर्ल्ड लिटरेचर अभी तक मेरी नजर से गुजरा है। मिस हो गया हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। अभी तक कोई दुनिया में ऐसा कोई पेशेंट रिपोर्ट किया गया हो कि जिसको एक दफा कोविड हुआ और वो ठीक हो गया और उसके बाद दोबारा कोविड हुआ और वो सीरियस भी बहुत हुआ और उसको दोबारा सीरियस 2 दफा अटैक हुआ, ऐसा कोई केस ना तो दुनिया में गुजरा, ना मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक गुजरा। हाँ, डॉक्टर साहब ने अगर मेडिकल डॉक्टर हैं तो उनका अगर दिन में ये है कि वायरस टेस्ट में पॉजिटिव हुआ तो हाँ, चंद मेरे पेशेंट्स थे जो पॉजिटिव हुए, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनको किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है। सो इस वजह से उसकी टेक्निकल रीजन, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये फोरम नहीं है कि वो क्यों टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, वो एक अलग है, लेकिन टेस्ट जरूर पॉजिटिव आ सकता है। टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, शिद्दत की बीमारी का अटैक ना मेरे एक्सपीरियंस में आया, ना मैंने सुना। लेकिन आई गेस उन लोगों को ख्याल तो अपना वैसे ही रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमें एक दफा कोरोना हो गया तो हम अब मतलब हम इम्यून ही हो गए, हमें दोबारा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि घर के अंदर तमाम एहतियात या आप अपना गार्ड डाउन कर सकते हैं, घर के बाहर आप अगर उस अटैक से गुजर भी चुके हैं तो किसी भी एहतियात में 1% भी कमी नहीं होगी। ठीक है, घर के अंदर जी प्लीज। जी, घर के अंदर आपको किसी एहतियात की जरूरत है, लेकिन घर के बाहर आपको उसी तरह ही करना, उसी तमाम तर प्रिकॉशंस और एसओपीज के साथ ही चलना। सर, एज आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं हर रोज, तो अभी हालात में कुछ बेहतरी आई है या कुछ अभी हुआ है? या लास्ट 10 डेज के अंदर बहुत सारी हमने बेहतरी देखी है। लास्ट 10 डेज के अंदर जो हमारा डाटा है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का फैसलाबाद का, उसमें भी बहुत बेहतरी आई है, बहुत सारे बेड्स अब खाली हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो उसमें भी आप समझ लें 70 to 80% तक रिडक्शन है पेशेंट्स के अंदर मेरे, जो मैं डेली पेशेंट्स देखता हूं, बहुत सारे काम हुए हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें एहतियात करनी चाहिए
क्योंकि फिर ईद दोबारा आ रही है और ये पिछली दफा बिल्कुल ईद से इतना बड़ा सर्ज आया था, तो हमें एहतियात नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। और इस ईद पे तो लाइक होता भी इंटरेक्शन ज्यादा है, बिकॉज हमें बकरा मंडी जाना होता है मर्द हजरात को, और वहां पे एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। और उसके बाद फिर सुना जब होता है, और फिर ईद वाले दिन आपके घर जो है वो फिर उसके कुर्बानी का जो है वो एक अलग से रौनक होती है, तो उसके लिए भी बहुत से लोग आते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एहतियात की जरूरत है। और उसके बाद जो शाम को सारी बारबेक्यू पार्टीज शुरू हो जाती हैं, सबसे बड़ी एग्जैक्टली वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। सो एग्जैक्टली ये बिल्कुल। चीज और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इस लिहाज से कि इसमें बात चीजें कंपल्सिव हैं। उसमें तो छोटी ईद में तो आप अवॉइड भी कर सकते थे, इसमें तो आप अवॉइड नहीं कर सकते डेफिनेटली। जैसे आपने बताया कि कुर्बानी के वक्त बहुत सारे लोग घर के अंदर आएंगे, और जो ऐसे लोग होंगे जो जाहिर है आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका बुचर आप सारा मास्क और ग्लव्स पहन के सारा कुछ करेगा। तो इसलिए आपको एहतियात करने नॉट अ की बहुत चांस। जरूरत है। और एग्जैक्टली। ये इससे ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कोविड इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल होता है, जानवरों से वापस इंसानों में भी मुंतकिल होता है। आपके पेट्स में भी ये मुंतकिल होता है, और पेट्स से वापस आपको भी मुंतकिल होता है। ओके यानी तो ये ऐसा अब नहीं कि लाइक जब ये स्टार्ट हुआ था तो जानवरों से इंसानों में आया और उसके बाद अब इंसानों से जा रहा है। ये अभी भी क्रॉस रिएक्टिविटी चल रही है, क्रॉस इन्फेक्टिविटी चल रही है इसकी। ओके लाइक ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट हमारे घर जो अब कुर्बानी आएगी, लाइक कोई अगर कोई बकरा होगा या कोई गाय होगी, तो क्या हमें उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए या हम करें? मतलब गोश्त किसी तरफ से आपकी तरफ भेजा गया, या कुर्बानी का जो जानवर आप घर लेके आए? जो कुर्बानी का जानवर हम घर लेके आए। नहीं, कुर्बानी का देखें, जानवर वैसे भी आप देखें जब लाते हैं तो आप उमूमी तौर पे उसको साफ सुथरा तो करते ही है ना जी, लाते हैं बिल्कुल डिसइंफेक्ट। ये नहीं मैं कहूंगा कि आप सारा का सारा उसको डिटोल में नहला दें, लेकिन जाहिर है आप उसको साबुन से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां से ये बात स्टार्ट हुई थी कि साबुन सबसे बड़ा वायरस किलर है, तो आपको बिल्कुल। कोई ब्लीच के साथ बकरे को धोने की जरूरत नहीं है, या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की जरूरत नहीं। आप सिंपल उसको किसी भी आम साबुन से नहला दें, बस दैट्स इट। ओके लेकिन दैट्स बहुत ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन मत कीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो जहां से आया उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हालात हैं। तो बिल्कुल बेसिकली तो ऑब्वियसली। ये सांस की बीमारी है ना। ओके सर, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं। ज़ैद असलम पूछ रहे हैं कि प्लीज गाइड अस अबाउट इम्यून बूस्टिंग फूड एंड एक्टिविटीज इन डेली रूटीन टू बूस्ट इम्यूनिटी। जी, इम्यून बूस्टिंग एक्टिविटीज तो दुनिया में हमेशा से एक ही रही है, और वो एक ही है, वो है एक्सरसाइज, वॉक एंड एक्सरसाइज। तो अगर आजकल जैसे हालात इस तरह के जिम में जाने वाले नहीं हैं, तो आप किसी खुली जगह पे वॉक कर सकते हैं। आपके घर का कोई छोटा सा लॉन है, आप उसमें वॉक कर सकते हैं। आप घर की छत में वॉक कर सकते हैं। आपका घर बहुत छोटा है, आप अपने कमरे के अंदर वॉक कर सकते हैं। वॉक का ताल्लुक सिर्फ टाइम से होता है, जगह से नहीं होता। डेफिनेटली अगर आपके पास बिल्कुल पार्क है या जिम है तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप मजबूरी में अपने बेडरूम में कूलर एसी चला के भी वॉक कर सकते हैं। सो कोशिश करें कि दिन में 45 से 50 मिनट तक आप वॉक जरूर करें। जितना अच्छा इम्यून सिस्टम वॉक या एक्सरसाइज से बेहतर होता है, और किसी से नहीं होता। तो ये तो होगी एक्टिविटीज। डाइट्स डाइट्स जो भी आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोशिश करें जो विटामिन सी और जिंक जिनमें ज्यादा होता है, ये स्पेशल इम्यून बूस्टर्स हैं। कुछ हर्ब्स का तो मैंने जैसा आपको कि पहले बता चुका, जैसे हल्दी, लहसुन, अदरक, लहसुन। ये बहुत अच्छी हैं। और फूड जिंक जो है वो हमारा अंडे में जिंक होता है, कैश्यू नट्स में जो है बहुत ज्यादा, कैश्यू के अंदर बहुत ज्यादा, ये जो है ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं इनके अंदर जिंक बहुत ज्यादा होता है। मीट के अंदर भी जिंक ज्यादा होता है। विटामिन सी तो आपको पता है, जितने भी फ्रूट्स हैं और बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है। तो इसका ज्यादा इस्तेमाल करें। बेसिकली जो भी हम जिसे हम कहते हैं ना हेल्दी डाइट, कि जी ताजा सब्जियां खाएं, चिकनाई वाली चीजें कम खाएं, मीठा कम खाएं, ये सब अगर आप ले रहे हैं तो या इम्यून बूस्टर। जब आप जंक खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, या बाजार की तली हुई फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, तो ज़ाहिर वो इम्यून सिस्टम को भी खराब करती हैं, वैसे भी हेल्थ के लिए खराब बिल्कुल। करती हैं। सो स्पेसिफिकली जो जिंक और विटामिन सी वाली हैं चीजें, ये ज्यादा इस्तेमाल करें, और इनमें ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मीट भी शामिल है, और अंडा भी शामिल है। ओके सर, क्विकली बस लास्ट क्वेश्चंस में हम जा रहे हैं। सादिया सईद पूछ रही हैं, इफ वी नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, माय सिस्टर इज गोइंग फॉर गॉल स्टोन सर्जरी।
जी, इसमें सबसे बड़ी एहतियात तो ये है कि अगर तो आपकी कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो कुछ अरसे के लिए उसको अवॉइड करना बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी, अगर उनके वो बहुत तंग कर रहे हैं, बार-बार पेन कर रहे हैं और मस्ट करवाना है सर्जरी, तो डेफ़िनिटली करवाएँगी। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको सिर्फ़ एडवाइस दी गई है कि जी आपके गॉल स्टोन्स में पित्ते में पथरियाँ मौजूद हैं, आपको करवा लेना चाहिए, तो हम 1 महीना या डेढ़ महीना लेट कर लें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई सूरत-ए-हाल है, जाना है तो ज़ाहिर है आप ग्लव्स पहनेंगे, आप मास्क पहनेंगे, अगर आपके पास N95 मास्क अवेलेबल नहीं तो डबल मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़ेशन करेंगे, एसओपीज़ करेंगे, पेशेंट के कमरे में मिनिमम रश रखेंगे, पेशेंट के कमरे में मिनिमम अटेंडेंस रखेंगे और जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि ऑपरेशन होता है तो उसके बाद लोगों के मिलने-मिलाने से कमरा भरा होता है। स्ट्रिक्टली पॉलिसी रखेंगे कि कोई पेशेंट को मिलने बंदा नहीं आएगा। ज़ाहिर है जो बंदा या जो पेशेंट ऑपरेट यानी अंडर ऑपरेटिव प्रोसीजर से गुजरा होता है उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जितना बिल्कुल, वो लोगों से इंटरैक्ट करेगा उसमें वायरस आने का या वायरस की उतने इन्फेक्शन चांस आने ज्यादा का ज़्यादा होंगे। चांस होगा। तो उसको लिमिटेड रखें, ठीक है? तमाम तर जितने भी आप विशेज़ हैं उनको ऑनलाइन रिसीव करें, किसी को भी घर आने की, पेशेंट से मिलने की इजाज़त ना दें। और पेशेंट्स के अटेंडेंट जैसे मैंने बताया मिनिमम रखें, ऐसा ना रखें कि दिन में 4-4 अटेंडेंट बदल रहे हैं, 1 या 2 रखें, 1 चेंज हो मॉर्निंग रहे हैं। वाला, 1 नाइट वाला और वो भी अपनी सारा ग्लव्स और सैनिटाइज़ेशन के साथ रहे। जो भी बंदा घर जाए, वो अपने कपड़े डिसइन्फेक्ट करे, अपना शावर ले और अपने बाकी कपड़ों के साथ उन कपड़ों को मिक्स मत करे और इन चीज़ों और जो बर्तन हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो पहले ब्लीच से वॉश हो और उनको बाकी बर्तनों में मिक्स ना किया जाए जब तक कि वो ब्लीच से वॉश ना कर लिए जाएँ। इस तरह की एहतियात की जा सकती है और हॉस्पिटल का स्टे मिनिमम रखें। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा है, Xanax कैन बी टेकन फॉर सम रिलैक्सेशन? जी, ज़ेनेक्स एंटी एंग्ज़ायटी दवाई है, इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन आपको कोई भी दवाई सवाए कोविड में सवाए पैनाडोल के, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। पैनाडोल इज़ ओके। एब्सोल्युटली सेफ। आपको जिस समय कोविड से दर्दें हैं, इस्तेमाल कर लीजिए। आपको बुखार है, थर्मामीटर में इस्तेमाल कर लीजिए। आप हर 6 घंटे बाद 2 गोलियाँ पैनाडोल की, मैं एडल्ट्स का बता रहा हूँ, बड़ों का बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18-20 साल से ज़्यादा। हर 6 घंटे बाद 4 से 6 घंटे बाद 2 गोलियाँ पैनाडोल की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पैनाडोल की गोलियाँ आप बगैर पूछे इस्तेमाल करते रहिए। बाकी कोई भी दवाई बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, खुद से मत ना इस्तेमाल ले। करें। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रुमेजा अली पूछ रही हैं, कैन वी टेक कैल्शियम एंड विटामिन सी सप्लीमेंट्स ऑन परमानेंट बेसिस? विटामिन सी जो सप्लीमेंट्स है परमानेंट बेसिस पे अगर आप समझते हैं कि आपकी डाइट इस तरह की नहीं है कि वो डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, जैसे हमारी डेली रिक्वायरमेंट अराउंड अबाउट 1000 माइक्रोग्राम्स विटामिन सी की है, तो आप विटामिन सी को टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कैल्शियम मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि हमें रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी बहुत प्रोन है किडनी स्टोन्स के। तो जब हम कैल्शियम को टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो वो किडनी स्टोन्स बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको डाइट में लेना बहुत बेहतर होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो अगेन मेरा मशवरा यही होगा कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके उससे डोज़ फिर लें। एडजस्ट करा के कैल्शियम को इस्तेमाल करें, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ये आर्टरीज़ में भी जम जाता है, अगर देखें ना जब किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है और उसकी शरेयानें बंद होती हैं, तो वो किस चीज़ से बंद होती हैं? वो जो क्लॉट होता है वो क्या है? वो क्लॉट कोलेस्टेरॉल और कैल्शियम का क्लॉट है। ओके। ठीक है? सो एक्स्ट्रा कैल्शियम दवाई की शक्ल अच्छा और ये जो कैल्शियम जमता है हमारी आर्टरीज में या हमारी किडनीज में, ये सिर्फ वो वाला कैल्शियम है जो हम टैबलेट की शक्ल में लेते हैं। जो हम डाइट में लेते हैं वो नहीं जमता कभी भी। वो नहीं होता। तो सही। इसलिए कैल्शियम मैं नहीं एडवाइस करूँगा कि आप किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करें। हाँ, विटामिन सी लेने में कोई हर्ज नहीं। विटामिन सी मैंने जैसे बताया अगर आपके पास कोई भी टैबलेट है वो 500 वाली है, तो आप 2 गोलियाँ खा सकते हैं। अगर वो 1000 वाली है तो आप 1 गोली खा सकते हैं और कोई थोड़ा-सा एक्स्ट्रा विटामिन सी भी टैबलेट में खा लीजिए तो कोई नुकसान नहीं है। सो विटामिन सी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, बट कैल्शियम से अवॉइड करना ही बेहतर है बगैर डॉक्टर के मशवरे से। ओके, थैंक यू सो मच सर। लेट्स रैप इट अप। इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो बिल्कुल गलत डेवलप हुए हुए थे, जो कि मेरे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हुए हैं। तो आई होप कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और वो इन सारी बातों को सीरियस लेके
अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हमने एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन किया और इससे हमारा आपका सबका भला हो, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एंड वी विश एवरीवन कि आगे ईद सबके लिए बहुत खुशियों का बायस बने आमीन और आमीन। एसओपीज के साथ सब रहे और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपना और सब घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी आमीन। मच एंड थैंक यू जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।